तो इस केस में आप बताइए एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो बच्चों एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 50 × 5 डिवाइडेड बाई, यानी जिस समय ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा उस समय ये टेंशन भी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना बच्चों। और टेंशन मैक्सिमम कितना होता है तो 250 न्यूटन। लेकिन ऊपर एक आपको याद है बायंट फोर्स लगा करता था। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करो, एयर रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों लास्ट के लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख रहे थे और इसी प्रॉब्लम्स के सीरीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5-5 kg के कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं और ऊपर की तरफ कुछ फोर्सेस लगाई जा रही हैं, ठीक है। डिफरेंट फोर्सेस हैं और आपको हर केस में बताना है कि नॉर्मल कितना होगा एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो यार देखो क्या है कि कोई भी चीज़ अगर रखा हुआ है और आप उस पर ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो दो संभावनाएं होंगी, या तो वो उठ जाएगा नहीं तो नहीं उठेगा। अब मान लो बच्चों 1000 kg का कोई पत्थर रखा हुआ है और आप उसको पकड़ के खींच रहे हैं, है ना बच्चों, कोई रस्सी बांध के खींच रहे हो, तो क्या तुमसे उठ जाएगा? क्या नहीं उठेगा। लेकिन वही 2-4 kg का कोई ब्लॉक रखा है तब आप उसको खींचेंगे तो उठ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पता करो कि इनमें से ये सारे ब्लॉक जो हैं वो उठेंगे भी कि नहीं। अगर नहीं उठते हैं तो फिर एक्सेलरेशन 0 होगा। अरे रेस्ट में रह गए तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बच्चों किसी भी चीज़ के उठने का कंडीशन क्या है? वर्टिकली अगर हम उसको उठाना चाह रहे हैं तो कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है कि आपको वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? तो बच्चों 50 न्यूटन का लग रहा होगा और आपने कितना लगाया है? 30 न्यूटन। तो ये नहीं उठेगा, ठीक है। तो फिर इस केस में अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाएं तो बच्चों नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर क्या बताओ? नॉर्मल फोर्स। अरे सरफेस के कांटेक्ट में है रे भाई, उठा नहीं है। तो अगर उठा नहीं है तो सरफेस के कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब चूंकि ये रेस्ट में है, सिंस ऑब्जेक्ट इज इन, क्या बताओ जल्दी? रेस्ट। ब्लॉक इज इन रेस्ट, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो बच्चों नॉर्मल प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 50, और यहाँ से आप बताइए नॉर्मल इज इक्वल टू कितना होगा? तो ये 20 न्यूटन का हो जाएगा, है ना बच्चों। और एक्सेलरेशन कितना होगा? तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है वो तो रेस्ट में है। समझ गए आप? चलिए इस केस में आप बताइए जल्दी, इस केस में बताइए क्या होगा। तो इस केस में भी नीचे की तरफ लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स 50 न्यूटन है और हम कितना लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं 40 न्यूटन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है। यानी ब्लॉक इज एट, क्या बताओ? रेस्ट। और अगर ब्लॉक रेस्ट में है यानी कांटेक्ट में है इस सरफेस के, अभी तो कांटेक्ट में है बच्चों, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल तो लगेगा। यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी नॉर्मल प्लस 40 इज इक्वल टू 50। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, तो बच्चों इस केस में जो नॉर्मल है वो पहले से कम हो गया है। आप समझ रहे हैं? तो आप जितना ज़्यादा फोर्स ऊपर लगाएंगे नॉर्मल जो है वो उतना ही कम होता जाएगा। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि कोई पलंग है, पलंग का जो पाया होता है बच्चों, है ना, वो जो चार पाए होते हैं, उसके नीचे कुछ दबा हुआ है, आपको निकालना है, खींचना है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको थोड़ा उठाते हैं ऐसे, तो भले ही वो सरफेस ना छोड़ता हो लेकिन फिर भी मेरे उठाने से नॉर्मल वहाँ कम हो चुका है, इससे चीज़ों को खींचना आसान रहेगा, ठीक है। चलिए तो नॉर्मल कम हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, हमने क्या किया है कि 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाया है, यानी हमने एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर फोर्स लगा दिया। तो इससे भी ये उठेगा नहीं, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको 50.00000001 न्यूटन ही सही, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी इस केस में भी नॉर्मल तो होगा, लेकिन बच्चों जब आप ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ब्लॉक जो है इज स्टिल एट रेस्ट, है ना बच्चों। तो ऊपर वाला फोर्स मतलब नॉर्मल प्लस 50 इज इक्वल टू 50 करोगे तो नॉर्मल आ जाएगा कितना? तो 0 न्यूटन। समझ रहे हैं? यानी हुआ क्या है ना कि ये जस्ट अभी अभी सरफेस छोड़ रहा है, मतलब दिखने के लिए कांटेक्ट में है लेकिन नॉर्मल दोनों एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा है ना बच्चों। इसने सरफेस छोड़ दिया है, अब जरा सा फोर्स आपने बढ़ाया तो ये फिर ये उठ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस केस में देखते हैं बच्चों। तो इस केस में नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। आपने लगा दिया 60 न्यूटन।
इसका मतलब हुआ कि ब्लॉक जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल क्या रे बच्चों, मूव, क्योंकि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाया। तो इस केस में बच्चों यहाँ नॉर्मल 0 ही होगा। अरे ब्लॉक विल मूव का क्या मतलब हुआ, ब्लॉक ने सरफेस छोड़ दिया है, बोलो ना बच्चों, सरफेस छोड़ दिया है तो क्या कोई नॉर्मल थोड़े होगा यहाँ, बोलो, नहीं होगा नॉर्मल। तो बस अब कहाँ मूव करेगा, तो ऊपर मूव करेगा। ड्राइविंग फोर्स कितना है, तो 60 है, माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है, 50 है, इज इक्वल टू बेचारे का मास कितना है, 5 है, एक्सेलरेशन कितना है, a है। तो यहाँ से बताइए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल सरफेस से उठाने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, आपको उसको उठाना है, तो उठाने के लिए उस पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी एक्चुअली आपकी जो लड़ाई है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपने उसको हरा दिया तो आप चीज़ों को उठा लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो एक तिरछा फोर्स है और बोलता है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। अच्छा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना फोर्स लगाएं, फॉर विच द ब्लॉक डजंट लीव द सरफेस, ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन एट दिस सिचुएशन। ठीक है। अच्छा देखो सिचुएशन क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो बच्चों ये एक ब्लॉक है और हम ऐसा तिरछा फोर्स लगा रहे हैं, तिरछा फोर्स, ठीक है। तो तिरछा फोर्स अगर हम धीरे धीरे लगाएंगे तो आप देखिए ये मेरे हाथ के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है, यानी ये सरफेस नहीं छोड़ रहा है ना बच्चों। लेकिन अगर मैंने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो अब तो ये हवा में उड़ जाएगा। देखो तिरछा ही लगा रहा हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाया तो हवा में उड़ गया। अरे बोलना यार, तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना फोर्स लगाए कि ये सरफेस ना छोड़े। तो मान के चलो रे बच्चों कि ये जो है ये मैक्सिमम वाला फोर्स है, मतलब इससे ज़्यादा फोर्स आपने लगाया तो ये सरफेस को छोड़ देगा। तो इस कंडीशन में मतलब जस्ट अभी अभी ये सरफेस छोड़ने ही वाला है, जस्ट छोड़ने वाला है बच्चों। इसका मतलब हुआ ना बच्चों कि यहां जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। नॉर्मल की वैल्यू जस्ट 0 हो चुकी है, तभी आप थोड़ा सा भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो ये उठ जाएगा। जैसे यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आपने कितना लगाया था, 50 न्यूटन, इधर भी 50 न्यूटन, तो उठा तो नहीं था ना, लेकिन नॉर्मल कितना हो गया था, 0। यानी जस्ट अब ये उठ जाने वाला है, अब ये थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स किया आपने तो ये उठ जाएगा। यानी कि हम मैक्सिमम फोर्स कितना लगाएं कि ये सरफेस ना छोड़े, तो मैक्सिमम फोर्स 50 न्यूटन है, 50 से ज़्यादा लगा दोगे ये सरफेस छोड़ देगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो अभी इसने सरफेस छोड़ा नहीं है लेकिन छोड़ने ही वाला है ना। तो इस केस में हम नॉर्मल की वैल्यू 0 लेंगे और बाकी क्या है, नीचे की तरफ आपका 50 न्यूटन, इसका एक कंपोनेंट आप ऊपर तोड़िए तो बच्चों एफ और साइन 53 डिग्री है ना बच्चों। तो याद रखना, चलो मैं लिख ही देता हूँ, एफ साइन 53 डिग्री। और बच्चों साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है वो आप ऐसा कर लेंगे ना, 3 4 और क्या 5, तो ये 37 होता है और ये 53 होता है। तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 4/5, तो ये हो जाएगा बच्चों 4f/5। ठीक है। और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा तो ये हो जाएगा f cos 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3f/5। अब चूंकि इस डायरेक्शन में मूवमेंट है नहीं, अरे इसने सरफेस छोड़ा ही नहीं है, तो सरफेस छोड़ा नहीं है का मतलब हुआ वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। मूव करना होगा तो वो बस इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बोलो बच्चों, सही है। तो चूंकि इसने सरफेस नहीं छोड़ा है यानी इस डायरेक्शन में वो रेस्ट में है, यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो नॉर्मल प्लस 4f/5 इज इक्वल टू कितना होगा, 50, और नॉर्मल की वैल्यू तो हमको 0 लेनी है। तो इस केस में आप बताइए f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बच्चों f इज इक्वल टू आ जाएगा 50 × 5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। काटोगे बच्चों तो ये 2 बार में जाएगा और ये 25 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 25 × 5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा 125 होता है और आधा करोगे तो 62.5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 62.5 न्यूटन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 62.5 न्यूटन का यहाँ फोर्स लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा फोर्स तुमने लगाया तो ये सरफेस छोड़ देगा। ठीक है। चलिए, अच्छा तो 62.5 किस में है, अच्छा तो इसमें भी है और उसमें भी है। ओहो, तो हमको शायद एक्सेलरेशन भी बताना है। तो एक बात बताओ बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन है कौन से डायरेक्शन में,
तो इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम ना है, तो एक्सेलरेशन सिर्फ इसी डायरेक्शन में है। ब्लॉक जो है वो बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। आप समझ रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो क्या लिखा जाएगा, ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स वो फोर्स होगा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में तो बस यही एक फोर्स है बच्चों, 3F/5। तो हम लिखेंगे 3F/5 माइनस अपोजिंग फोर्स तो कुछ है नहीं, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही तो हमको निकालना है। अब एक काम करते हैं, F की जगह पे वैल्यू पुट करो। तो बच्चों F की जगह पे ना ये मत पुट करो, ये पुट करो, ये, इससे कैलकुलेशन आसान रहेगा, ठीक है। तो 3 और ये हो जाएगा 25 × 5 डिवाइडेड बाई 2 है ना बच्चों। और पहले से नीचे क्या है, 5 है, तो नीचे 5 दे दीजिए आप। तो और ये है आपका 5A, ठीक है। अब देखो इस 5 ये 5 से तो एक 5 काट दो, और इस 5 से ये 5 कटेगा, 5 बार में जाएगा। तो बच्चों 5 या 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 7.5 आएगा, यानी एक्सेलरेशन हो गया तुम्हारा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग हॉरिजॉन्टल, है ना। अलोंग क्या बताओ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। सही है, आगे बढ़े। चलिए अब ये देखिए क्या है, सेम कहानी है आई थिंक। हाँ वही 5 kg, वही 53 डिग्री, लेकिन अब की बार ना फोर्स दे दिया है इसने कि 50 न्यूटन, ठीक है। तो क्या किया जाए बताइए, नीचे की तरफ क्या लगेगा, 50 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50 और साइन 53 डिग्री, और बच्चों साइन 53 डिग्री वही 4/5, तो 4/5 करोगे तो ये 40 न्यूटन आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 50 cos 53 डिग्री, तो ये 3/5, और ये हो जाएगा आपका 30 न्यूटन। क्लियर। अच्छा ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल। अच्छा हम क्यों ऊपर नॉर्मल लगा रहा हूं मैं, ये भी समझना बच्चों ध्यान से, ये भी समझना। हो क्या रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया गया है, 40 न्यूटन। सॉरी बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया गया, 40 न्यूटन। अब ये कांटेक्ट छोड़ेगा कि नहीं, तो बच्चों कांटेक्ट छोड़ने के लिए इस डायरेक्शन में, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये कम फोर्स है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स 50 न्यूटन है और वर्टिकल डायरेक्शन में आपने लगाया है 40 न्यूटन, यानी ये सरफेस नहीं छोड़ेगा। सरफेस नहीं छोड़ेगा तो बच्चों कुछ ना कुछ नॉर्मल आएगा। वो अलग बात है कि भले नॉर्मल 0 आ जाए, लेकिन नॉर्मल हम लिखेंगे जरूर, क्योंकि ये सरफेस छोड़ नहीं रहा है ना बच्चों। चलिए अब क्या करें, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो नॉर्मल प्लस 40 इज इक्वल टू कितना, 50, और यहाँ से आपको नॉर्मल मिल जाएगा 10 न्यूटन का, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है इसने, नॉर्मल भी तो पूछा है, तो 10 न्यूटन बच्चों इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन उसके लिए आप एक्सेलरेशन निकालिए। तो बच्चों इसका भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है। अरे बोलना यार, इस डायरेक्शन में तो मूव कर ही नहीं रहा है, आपने जो फोर्स लगाया वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम था, तो इस डायरेक्शन में ही आप सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे एक्सेलरेशन के लिए। तो क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स कितना है, अरे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में फोर्स कितना है, तो 30 न्यूटन है, माइनस अपोजिंग फोर्स तो कुछ है नहीं, तो इज इक्वल टू जस्ट मास इंटू एक्सेलरेशन करो, यानी 5 × a करो, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या है ना कि सेम सवाल है, सेम सवाल है, एक्चुअली ये तीनों सवाल मैंने ही सेट किया है ना। तो इसमें क्या करना है ना कि 100 न्यूटन फोर्स लगाया। अब आप बताइए कि सरफेस को छोड़ने के लिए कितना लगाना था, कितना लगाना था बताओ, 62.5 लगाना था, और आपने उसे ज़्यादा लगा दिया। इसका मतलब है कि ये ऑब्वियसली सरफेस छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन हम ऐसे ही थोड़े पता कर लेंगे, अरे वो तो क्वेश्चन हमने पहले किया था तब मैं रिलेट कर रहा हूँ। डायरेक्ट अगर यही दे देता तो थोड़े तुमको सपना आ जाता कि ये सरफेस छोड़ देगा। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए ये करोगे कि पहले तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओगे, इसका कंपोनेंट तोड़ोगे, तो इधर आएगा 100 cos 37 और इधर आएगा बच्चों 100 sin 37, है ना बच्चों। नहीं एक सेकंड इसको सुधार लेता हूँ मैं, वो 53 ही है, 53 ही है बच्चों, ये गलती से 37 हो गया है।
अगर सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अरे मैंने दिया है भाई, तो मुझको पता है कि 53 सोच के मैंने दिया इसको, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। ठीक है, साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, तो 4/5 होती है। तो बच्चों 4/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80, ये हो जाएगा 80 न्यूटन। और ऑब्वियसली इसको करके देख लेना, ये 60 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो ऊपर वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। अरे बोलना बच्चों, ऊपर वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सरफेस छोड़ देगा, मतलब ये उठ जाएगा। आप समझ रहे हो, ये वाला केस हो जाएगा बच्चों। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा दें, ज़्यादा फोर्स लगा दें तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, ऐसा उठ जाएगा। तो जब उठ जाएगा तो नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने सरफेस छोड़ दिया है। आप समझ रहे हैं, तो इसका ना दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। इसका एक्सेलरेशन देखा जाए तो एक्स एक्सिस में भी होगा और वाई एक्सिस में भी होगा। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, हम इस डायरेक्शन को एक्स मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम लोग वाई मान लेते हैं, और दोनों डायरेक्शन को हम डिफरेंटली सॉल्व कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा उसको ए वाई कह दो, और इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आएगा उसको ए एक्स कह दो। तो सबसे पहले किसके लिए सॉल्व किया जाए, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फॉर एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के लिए। तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, तो ड्राइविंग फोर्स है 60 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स तो कुछ है नहीं, इज इक्वल टू मास कितना है 5 kg, और एक्सेलरेशन को हमने ए एक्स से दिखाया है। तो बच्चों यहाँ से आपको ए एक्स मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे फॉर क्या बताओ, फॉर वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में ड्राइविंग फोर्स कौन होगा, तो 80 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स कौन होगा, तो 50 न्यूटन, इज इक्वल टू मास कितना है, तो 5 kg, और एक्सेलरेशन कितना है, तो ए वाई। तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर वेक्टर फॉर्म में हम एक्सेलरेशन को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन जो होगा वो हो जाएगा 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन आंसर जो है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है आपसे। तो आप जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मैग्नीट्यूड होता है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। और वैसे भी दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो, क्या बच्चों, ए और बी अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छा तरीका क्या है सॉल्व करने का। इसमें भी 6 का स्क्वायर और इसमें भी 6 का स्क्वायर है, तो दोनों में से आप 6 स्क्वायर को कॉमन लेकर बाहर निकाल लो। तो बच्चों 6 स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो वो 6 बन के ना बाहर निकलेगा। अरे रूट के बाहर कुछ भी आता है तो स्क्वायर जो है, अरे 6 का स्क्वायर बाहर आना चाह रहा है तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा। तो इसमें से तुमने 6 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, 2 का स्क्वायर बच जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और प्लस ये तो पूरा का पूरा 6 स्क्वायर ही बाहर निकल गया तो बस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 6√5, है ना बच्चों। अब यार ये कितना होगा, तो यार √5 की वैल्यू कितनी होगी, √4 2 होता है और √9 3 होता है, तो √5 √4 यानी 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 2.1 या 2.2 के आसपास में होगा। ठीक है बच्चों, तो लगभग में हम लोग निकाल ले तो फिर मैच करा लेंगे। 6 इंटू मान लो 2.2 ही होता हो, बोलो ना, तो कितना हो जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 दूनी 12 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, और क्या। तो ऑप्शन में 12 से थोड़ा ज़्यादा कौन है, अरे बच्चों तो 3 जगह दिया हुआ है, 13.2 13.2 13.2, तो यही होना चाहिए आई थिंक। यानी कि इसको करके देख भी लेना, आई थिंक ये 13.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ भी जाएगा, क्या बोलते हो। और नॉर्मल भी निकालना था ना, तो बच्चों नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल 0 होगा। अरे बोलो ना यार, नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल 0 होगा, क्योंकि इसने तो सरफेस छोड़ दिया है, ये तो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो कहाँ से नॉर्मल आएगा, कॉन्टेक्ट छूट गया तो फिर कहाँ से नॉर्मल आएगा, तो नॉर्मल 0 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों क्वेश्चन बढ़िया लगा, मैंने सेट किया था। ठीक है, तीनों नहीं चारों क्वेश्चन, ये भी और ये भी। ठीक है, ये सारा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो भाई पहले,
कर लिया, देखते हैं। तो बच्चों एक बलून है जिस बेचारे का मास m है, तो जल्दी से बलून को ड्रॉ करो और उसका मास दिखाओ m। अच्छा, डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, बहुत बढ़िया। तो नीचे वो जा रहा है और a एक्सेलरेशन से जा रहा है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। अच्छा, तो मतलब ये काफ़ी भारी चीज़ है, तो इसीलिए ये नीचे आ रहा है। तो हम इसमें से कितना मास हटा दें कि ये ऊपर जाने लगे। अरे बच्चों, तो जाहिर सी बात है इस पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन ऊपर एक आपको याद है बायंट फोर्स लगा करता था। एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करो, एयर रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है, तो हम सिर्फ बायंट फोर्स ही लगा लेते हैं। अरे कोई भी बलून ऊपर जाता है कौन से फोर्स की वजह से? बायंट फोर्स की वजह से, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसके लिए पहले इक्वेशन लिख लो ना। तो ये नीचे जा रहा है, तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा होगा? mg माइनस अपोजिंग फोर्स कौन सा होगा? fb इज इक्वल टू मास m है और एक्सेलरेशन a है, ठीक है। अब सेकंड केस में हम इसमें से ना कुछ मास निकालना चाह रहे हैं, तो एक काम करिए, आप इसमें से m डैश मास निकाल दीजिए। तो बायंट फोर्स तो बच्चों अभी भी ऊपर लगेगा और उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, ठीक है। बायंट फोर्स जो है ना वो बलून के साइज पर डिपेंड करेगा बस, है ना। और अंदर से कुछ मास निकाल के फेंक रहे हो तो बलून के साइज पे थोड़ा ना कोई असर पड़ रहा है, तो ठीक है, बायंट फोर्स उतना ही रखेंगे हम। नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा m माइनस m डैश इंटू जी। लेकिन अब ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, अरे मास रिमूव करने के बाद ऊपर जा रहा है, तो अब ड्राइविंग फोर्स कौन सा हो गया? ऊपर वाला, यानी एफ बी माइनस, ठीक है, और m माइनस m डैश इंटू जी इज इक्वल्स टू मास कितना है? तो m माइनस m डैश है ना a। तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, और चलो दोनों इक्वेशन को ऐड करो। तो जैसे ही तुम दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, 1 प्लस 2 करोगे बच्चों, यू विल फाइंड कि बायंट फोर्स नेगेटिव में और यहाँ बायंट फोर्स पॉजिटिव में, दोनों एक दूसरे कैंसिल करेगा, ठीक है। तो वहाँ क्या बचेगा? तो वहाँ बचेगा mg। यहाँ क्या बचेगा? तो बच्चों माइनस, एक काम करो ना, माइनस को अंदर भेजो और g को भी अंदर भेजो, तो माइनस mg और प्लस m डैश g, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और बराबर, अब वो क्या निकालना था? अच्छा, आपको m निकालना था ना, तो इस a को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा ma माइनस m डैश a। आपको m डैश निकालना है, तो m डैश निकालना है, तो एक काम करो, अच्छा बच्चों ये mg से mg तो कट गया ना, ठीक है, तो इसको ना इधर लेके आओ। तो ये m डैश g पहले से था और ये जब इधर आएगा तो प्लस में m डैश a होगा और ये ma होगा, ठीक है। तो यहाँ से m डैश को कॉमन ले लो तो g प्लस a आ जाएगा और ये ma हो जाएगा, और यहाँ से तो आपको मिल जाएगा m डैश ma डिवाइडेड बाई g प्लस a, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन एक किया था हम लोगों ने, आपको याद होगा, एनसीईआरटी का एक सवाल था, याद है, जिसमें बायंट फोर्स, एयर का रेजिस्टेंस, ये सब दिया हुआ था। तो एनसीईआरटी के सवाल से तो ये सब बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं ना। जिसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो मुझको तो लगता है कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया? देखें क्या है, कहता है मास 1 kg सस्पेंडेड बाई अ थ्रेड, ठीक है। अच्छा, तो मतलब एक कोई मास 1 kg है जिसको शायद एक थ्रेड से सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, अब इसको उठाया जा रहा है, ओहो, तो मतलब समझो ना, कोई, समझो बच्चों कोई लिफ्ट है ये, और ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से? पहले पार्ट में किस एक्सेलरेशन से जा रहा है? तो 4.9 मीटर पर सेकंड। अच्छा बच्चों, 4.9 देखते ही समझ जाना कि हमको g की वैल्यू 9.8 लेनी होगी, है ना बच्चों, 9.8 सही है, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या किया जा रहा है? लोअर किया जा रहा है, मतलब नीचे ले जाया जा रहा है इतने ही एक्सेलरेशन से। अच्छा जी, तो सेकेंड पार्ट में ये जो 1 kg का ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसको नीचे ले जाया जा रहा है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो कहते हैं कि टेंशन का रेशियो बताओ, तो चलो ठीक है ना, हम लोग एफबीडी ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो नीचे में लिखोगे mg, तो m की जगह 1 है, लेकिन g की जगह 10 नहीं लेना बच्चों, 9.8 लेना। तो 1 इंटू 9.8 करोगे तो 9.8 ही न्यूटन आएगा ना। इस टेंशन को T1 कह दो, ठीक है। अब इक्वेशन लिखोगे तो ये चूंकि ऊपर जा रहा है ना,
अरे ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है भाई, तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा हो गया, T1 माइनस अपोजिंग फोर्स कौन सा हो गया, तो 9.8 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बच्चों। तो मास जो है वो 1 है और एक्सेलरेशन जो है वो 4.9 है। सही है, वेरी गुड। तो यहाँ से तुम एक बात बताओ बच्चों, T1 कितना मिलेगा तुमको, तो 9.8 प्लस 4.9 करोगे तो आई थिंक कि पता है ये मैं नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझको पता है हमको रेशियो लेना है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि 2 इंटू 4.9 लिखा है, तो ये जब इधर जाएगा तो ये 2 इंटू 4.9 है और ये 1 इंटू 4.9 है, मिलजुल के हो जाएगा 3 इंटू 4.9 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको आते हैं, देखते हैं नीचे की तरफ कितना, तो वही mg, m1 है और g की जगह 9.8 रखोगे तो 9.8 न्यूटन आएगा, ऊपर टेंशन बच्चों T2 आएगा। अब बताओ ड्राइविंग फोर्स कौन है, अरे भाई तो नीचे जा रहा है ना ये, तो ड्राइविंग फोर्स आपकी बार 9.8 है माइनस T2 बराबर 4.9। अब आप इसको इधर लेके आ जाइए, इसको उधर लेके चले जाइए, तो आप बताइए T2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 9.8 माइनस 4.9, और ये तो बच्चों 4.9 नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। अब तुमको क्या चाहिए, T1 बाई T2 चाहिए, T1 बाई T2 चाहिए, तो T1 कितना है 3 इंटू 4.9 और T2 कितना है 4.9, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/1, यानी 3:1 इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस ना हम लोग एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ भी मैं आपको बताऊंगा, और वहाँ जो है ना आपको इतना तामझाम करना ही नहीं पड़ेगा, आप मुंह जबानी बता देंगे, कुछ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप वो आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो अभी स्यूडो फोर्स हमने पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए नॉर्मल मेथड्स हम करते हैं, हर तरीके से हमको सॉल्व करने आना चाहिए। चलो बच्चों, क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो यार, घटिया क्वेश्चन है ये, बहुत घटिया क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो बेचारा मच्छर भी ट्राई कर रहा है, हैं मच्छर भी ट्राई कर रहा है, और तुम जो हो क्या मच्छर से भी गए गुजरे हो, कर लिया। देखते हैं, कहता है मास ऑफ लिफ्ट इज 2000 kg। ओ माय गॉड, लिफ्ट है जिसका मास कितना है बच्चों, तो ये है 2000 kg का। व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 2800 न्यूटन। अच्छा जी, तो एक केबल है और इस केबल में टेंशन कितना है, टेंशन डायरेक्ट दे दिया 2800, नहीं 28,000 न्यूटन, हाँ, और कह रहा है देन इट्स एक्सेलरेशन। अरे भाई कितना घटिया क्वेश्चन है ये, बैक तेरे की क्यों आ गया ये हैं। अब तुम बताओ यार, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा, तो एक जीरो बढ़ा के लिख दो, mg होता है, अब m इतना है तो g की वैल्यू 10 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 न्यूटन हो जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा रे भाई, ऊपर जा रहा है ये, मतलब ऊपर फोर्स लग रहा है 28,000 न्यूटन, नीचे लग रहा है 20,000 न्यूटन, तो ऊपर ही जाएगा। ड्राइविंग फोर्स कितना बच्चों, तो 28,000 माइनस अपोजिंग फोर्स कितना, तो 20,000 बराबर मास कितना, तो 2,000, और एक्सेलरेशन कितना, तो a। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 8,000 इज इक्वल्स टू 2,000 इंटू ए, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू मिलेगा कितना रे बच्चों, 4 मिलेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किधर किधर, तो अपवर्ड, अपवर्ड। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये ऑप्शन सही रहेगा, समझ गए आप, वेरी गुड। चलिए ये बानर वाला क्वेश्चन है बच्चों, मंकी आ गया, मंकी, ट्राई करो, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यार, ट्राई करो, ठीक है। चलिए देखते हैं, अ मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप। अच्छा जी, तो एक ऐसा रोप होगा, रस्सी होगा, जिसको एक मंकी पकड़ के शायद खड़ा है, पता नहीं होल्ड किया हुआ है ना बच्चों। तो मंकी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, देखो यार MF हुसैन के बाद मेरा ही नंबर है, ठीक है, मंकी है ये। अच्छा ये मंकिया कितने का है, तो ये मंकी है 20 kg का, और वर्टिकल रोप को पकड़ के, जाहिर सी बात है रोप कहीं बंधा होगा यार, हवा में थोड़े होगा, हैं। द रोप विल नॉट ब्रेक इफ वेट ऑफ 25 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट, बट विल ब्रेक इफ मास एक्सीड्स 25 kg। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि अगर 25 kg का कोई, माने मैं इसको मैं थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, ये एक ऐसा रोप है ना जिस पे तुम 25 kg तक की चीज़ को लटकाओगे तो ये टूटेगा नहीं,
लेकिन उससे ज़्यादा लटका दोगे तो ये टूट जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? तो बच्चों 25 केजी पर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? 250 न्यूटन। और यहाँ क्या लगेगा? टेंशन। तो अगर ये नहीं टूट रहा है, ये रेस्ट में है, इसका मतलब हुआ कि टेंशन जो होगा वो 250 न्यूटन होगा। और ये मैक्सिमम टेंशन होगा रे बच्चों। इससे ज़्यादा टेंशन होगा तो ये टूट जाएगा। आप समझ रहे हैं बच्चों? स्ट्रिंग हो या फिर इंसान हो, अगर टेंशन एक हद से ज़्यादा हो जाए तो सब टूट जाते हैं। ये बेचारा भी टूट जाएगा 250 न्यूटन से ज़्यादा हो गया तो मतलब इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रहा है कि एक ऐसा धागा है जिसमें टेंशन 250 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आप समझ गए? वेरी गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लाइम अप along द रोप? अच्छा, अब ये मंकी ना ऊपर एक्सेलरेट करते हुए जाना चाह रहा है। तो एक बात समझो बच्चों। पहली बात तो यार कि इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? तो 200 न्यूटन। तो क्या है कि अगर ये चुपचाप पकड़ के खड़ा रहे तब तो रस्सी नहीं टूटेगा, क्योंकि रस्सी 250 न्यूटन तक सह सकता है। लेकिन अब ये एक्सेलरेट करना चाहता है, यानी ये ऊपर जाना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फोर्स जरूर होना चाहिए जो ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए और 200 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। क्या बोलते हो यार? अगर इसको ऊपर जाना है तो इस पर नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए, और नेट फोर्स ऊपर तभी होगा जब कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और इससे ज्यादा हो। तो बताओ इस मंकी पर ऊपर का डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? रे भाई, तो मंकी पर ऊपर का डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर धागे का टेंशन फोर्स। आप समझ रहे हैं? तो यही टेंशन इसको लेके जाएगा। देख रहे हो टेंशन की वजह से कैसे ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है बेचारे का, ए मैक्स आपको बताना है रे बच्चों। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब यही हुआ ना कि वो इतनी तेजी से चढ़े, मैक्सिमम इतने एक्सेलरेशन से चढ़े कि ये धागा ना टूटे। यानी जिस समय ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा उस समय ये टेंशन भी मैक्सिमम होना चाहिए, है ना बच्चों? और टेंशन मैक्सिमम कितना होता है? तो 250 न्यूटन दिया हुआ है। सही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया? अरे 250 न्यूटन से ज़्यादा टेंशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया? 250। अपोजिंग फोर्स कितना? तो 200 इज इक्वल टू मास कितना? तो 20। एक्सेलरेशन कितना? ए। तो यहाँ से बताओ तो कितना होगा? 50 होगा ना बच्चों। 50 डिवाइडेड बाई 20 कर लो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 50/20 का मतलब हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अब मान लो बच्चों एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कुछ, है ना, थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं कि मंकी ने कहा कि नहीं मैं तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चढ़ूंगा। रे बच्चों, तो अगर ये मंकी, ध्यान से समझना, अगर ये मंकी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चढ़ना चाह रहा है और इस पर नीचे क्या लग रहा है? 200 का ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। तो थोड़ा पता करो तो टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों टेंशन देखा जाए तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? ड्राइविंग फोर्स टेंशन माइनस अपोजिंग फोर्स 200 इज इक्वल टू मास कितना है? तो 20। और एक्सेलरेशन कितना है? तो बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस केस में टेंशन कितना होना चाहिए बच्चों? तो 260 न्यूटन। आप एक बात बताइए, 260 न्यूटन ये सह पाएगा? नहीं सह पाएगा। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 न्यूटन सह पा रहा था, तो टूट जाएगा। यानी ज़्यादा तेज बनना है इसके लिए खतरे से खाली नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए किसी धागे पे चाहे किसी रस्सी को पकड़ के हम ऊपर चढ़े तो बहुत झटके से ऐसे चढ़ेंगे तो टूटने की संभावना है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ स्ट्रिंग विल ब्रेक या रोप विल क्या बच्चों? ब्रेक। रोप जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो खैर ठीक है, इसका सही आंसर तो हमने निकाल ही लिया था। आगे बढ़े, चलिए। अब ये क्वेश्चन ये मैंने सेट किया, ठीक है, उसी के आधार पे है। अब मंकी जो है 30 केजी का है और रोप जो है बच्चों मैक्सिमम 240 न्यूटन सह सकता है। पढ़ो ना क्वेश्चन। मैं तो कहता हूं पहले वीडियो पॉज करके खुद ही ट्राई करो। ठीक है, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करो, कुछ भी इक्वेशन वगैरह लिखो, आदत डालो बच्चों। ये तो बिल्कुल करो यार। मेरा लेक्चर अगर देख रहे हो, संभावना बहुत कम है कि देख रहे हो, है ना बच्चों।
क्योंकि तुमको ना नाटक करने वाले लोग ज़्यादा पसंद है। अगर कोई जेन्युइनली पढ़ाए तो फिर वहाँ से तो भागोगे ही तुम, ठीक है। तो क्या है, कर लिया तुमने पहले, हाँ ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मंकी बेचारा 30 केजी का है और रोप ज़्यादा से ज़्यादा 240 न्यूटन ही सह सकता है। तो अब सुनना ध्यान से, हो क्या रहा है, ये रोप है और इसको पकड़ के एक मंकी खड़ा है ना बच्चों, कहीं चल वल नहीं रहा है, बस ऐसे ही खड़ा है, ठीक है। और इसका मास जो है वो 30 केजी है। तो जाहिर सी बात है इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, 300 न्यूटन तो लग ही रहा होगा। इसका तो ये तो लगना ही है, ये तो किसी भी कंडीशन में लगेगा। अब यार नीचे लग रहा है 300 न्यूटन, तो इसको होल्ड करके रखने के लिए धागे में टेंशन 300 न्यूटन का आना चाहिए, बोलना बच्चों यार। लेकिन धागा ज्यादा से ज्यादा 240 न्यूटन ही सह सकता है। इसका मतलब हुआ ना कि अगर ये सिर्फ पकड़ के खड़ा भी रहा तो ये धागा टूट जाएगा। पकड़ के खड़ा रहेगा तो उसको पकड़ के खड़ा रखने के लिए, इसको रेस्ट में रखने के लिए नीचे वाला फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी इक्वल टू टेंशन फोर्स, यानी टेंशन 300 आना चाहिए। और धागवा तो बेचारा है 240 पर टूट जा रहा है, तो गिर जाएगा रे भाई। ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ऊपर चढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर चढ़ने के लिए तो टेंशन को ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा फिर कि मतलब धागा ना टूटे, क्या करेगा बच्चों, तो ये नीचे गिरेगा। वो क्या करेगा पता है, धागा जो है ना पकड़ को ढीला करेगा थोड़ा। अरे पकड़ के ऐसे खड़ा रहेगा तब तो धागा टूट ही जाएगा, तो ढीला करेगा तो क्या होगा, नीचे सरकेगा। तो नीचे सरकेगा का मतलब हुआ अब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना बच्चों, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, यानी नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा ऊपर वाले फोर्स से, यानी टेंशन 300 से कम होगा। अरे बोलना बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम मतलब किस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाए। तो बच्चों हम ना कंडीशन के रूप में यहाँ जो टेंशन लेंगे वो इसमें लगने वाला मैक्सिमम टेंशन लेंगे, यानी हम अभी फिलहाल टी मैक्स लेंगे, 240 ले लेंगे। अब समझ रहे हैं? तो बताइए इस केस में वो जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा वो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बच्चों ड्राइविंग फोर्स कितना है, 300 न्यूटन। यही एक ऑप्शन है इसके पास, धागे का पकड़ ढीला करे, वो नीचे आए। नीचे आएगा तो क्या होगा, नेट फोर्स को नीचे रखने के लिए टेंशन इससे कम हो जाएगा ताकि नेट फोर्स नीचे आ जाए, ठीक है। माइनस कितना बच्चों, 240 इज इक्वल्स टू मास 30 है। अरे बोलना यार, और एक्सेलरेशन ए ले लेते हैं। तो यहाँ से ये 60 आएगा, 60/30 करोगे यानी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो कम से कम इतने एक्सेलरेशन से तो इसको नीचे आना पड़ेगा, बोलना बच्चों। ये मिनिमम एक्सेलरेशन है, ये क्या है बताओ, मिनिमम एक्सेलरेशन है। क्यों मिनिमम एक्सेलरेशन है, क्योंकि मान लो एक और केस हम लोग कंसीडर करते हैं। मंकी कह रहा है कि ना हम ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नहीं जाएंगे, हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाएंगे। तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर वो जाता है बच्चों, मंकी जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और नीचे इस पर लग रहा है 300 न्यूटन, इसका मास जो है वो 30 केजी है। तो थोड़ा टेंशन निकालना, तो कितना आ रहा है, तो बच्चों ड्राइविंग फोर्स कितना है 300, टेंशन टी, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास कितना 30, एक्सेलरेशन कितना 1। तो यहाँ से टेंशन निकालोगे तो टी इधर जाएगा और 30 इधर जाएगा, यानी टेंशन हो जाएगा तुम्हारा कितना 270 न्यूटन। बताओ क्या ये 270 न्यूटन सह पाएगा, नहीं सह पाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 240 सह पा रहा था, धागा टूट जाएगा। तो धागा अगर टूट गया तो कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब हुआ कि कम से कम 2 से उसको उतरना पड़ेगा नीचे, 2 से कम एक्सेलरेशन से उतरेगा तो ये हाल होगा। हाँ 2 से ज़्यादा से उतरे कोई दिक्कत नहीं है, 2 से ज़्यादा भी ले लेते हैं, चलिए 3 कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा केस नंबर 2, ये हो गया केस नंबर 3, है ना बच्चों। तो इस केस में अगर मान लो मंकी बेचारा कह रहा है कि ना हम तो 2 से 30 केजी का है ना ये, और नीचे 300 न्यूटन लग रहा है ना, ये कह रहा है कि हम तो भाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, ड्राइविंग फोर्स कितना है, तो 300 माइनस अपोजिंग फोर्स टेंशन है इज इक्वल टू मास 30 और एक्सेलरेशन 3 है। तो यहाँ से जब तुम टेंशन निकालोगे तो 210 न्यूटन आएगा। क्या टेंशन 210 न्यूटन हो सकता है, एकदम हो सकता है यार। अरे ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन 240 हो सकता है, 240 से ज़्यादा टेंशन मत देना, टूट जाएगा ये।
लेकिन 240 से कम तो दे ही सकते हो ना, कम दोगे तो थोड़े टूटेगा, ये थोड़ा रिलैक्स्ड रहेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो कम से कम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपको उतरना होगा। उससे ज़्यादा से आप उतरिए, कोई दिक्कत, मैं तो कहता हूँ आप रसिया छोड़ दीजिए, आप तो एकदम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाइए नीचे। नहीं समझे आप? चलिए ठीक है, तो ये हो गई बात बच्चों। तो कम से कम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, इसको थोड़ा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखो और इसको खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, देखो डायग्राम वगैरह बनाओ यार कम से कम। ठीक है, बने ना बने वो तो बात की बात है ना, अपना कर्म करो बच्चों, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि इंसान के पास सिर्फ उसका कर्म ही होता है, फल देने वाला तो ऊपर वाला है। हो गया, कर लिया? चलो देखते हैं। कह रहा है मंकी बी इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ मंकी ए विच इज क्लाइंबिंग अप अ रोप। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना बच्चों कि एक मंकी है जिसका नाम ए है, ये बेचारा एक मंकी है जिसका नाम क्या है? ए है, और ये शायद ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका पूंछ पकड़ के, इसका पूंछ है बच्चों, ये उसका पूंछ है, ठीक है, पूंछ है, काफ़ी लंबा पूंछ है बेचारे का, और इसका पूंछ एक और मंकी ने पकड़ा हुआ है। ये देखो, इसका बच्चा होगा बेचारा, इसने पकड़ा हुआ, इसका नाम ए है और इस बेचारे का नाम बी है। ठीक है, हाँ, द मासेज ऑफ द मंकी ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg। अच्छा, इस बेचारे का मास जो है वो 5 kg है और इसका मास जो है 2 kg। बात सही है, इसका बच्चा होगा ये, है ना बच्चों? मेरा बच्चा है तू। कह रहा है कि इफ़ ए कैन टोलरेट अ टेंशन ऑफ 30 न्यूटन इन इट्स टेल। ओ माय गॉड, इसका पूंछ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 न्यूटन ही सह पाएगा। समझ रहे हो? 30 न्यूटन ही सह पाएगा, उससे ज़्यादा अगर टेंशन हुआ ना इसमें तो इसका पूंछ टूट जाएगा। बात सही भी है यार, बंदर की पूंछ है, ज़्यादा कुछ लटका दोगे तो टूट सकता है। तो क्या करना है कि द फोर्स इट शुड अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विथ इट इज कितना? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब इसको जैसे ऊपर चढ़ना है तो कितना फोर्स इस रोप पे लगाना पड़ेगा, उसका रेंज बताना है आपको, है ना बच्चों? रेंज बताना है, ठीक है, रेंज बताना है। शुड अप्लाई इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी विथ इट। हाँ सही है। तो देखो रेंज का क्या है कि कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम ये किस स्पीड से कम से कम ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। बोलो, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा का मतलब हुआ कि अगर हम लोग मिनिमम टेंशन की बात करें, मिनिमम टेंशन की बात करें, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो मिनिमम टेंशन फॉर मिनिमम टेंशन इन रोप, अगर आप चाहते हैं कि रोप में मिनिमम टेंशन हो तो एक्सेलरेशन 0 करा दीजिए। तो 0 एक्सेलरेशन से आप उसको चढ़ाइए, एक्सेलरेशन को 0 करा दीजिए। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट करा दीजिए। तब आप दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम आप एक साथ बनाइए। क्यों? क्योंकि जब ये चढ़ेगा तो दोनों साथ में जाएगा ना। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों कितने का? 7 kg का है, 7 kg का है बच्चों। तो नीचे क्या लगेगा? 70 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा? धागे का टेंशन। अरे इस दोनों का एक सिस्टम मान लो तो ऊपर टेंशन लगेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो 0 है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। तो बच्चों उस केस में टेंशन जो होगा वो कितना होगा? तो 70 न्यूटन हो जाएगा। तो कम से कम टेंशन तो 70 न्यूटन होना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है। बोलो बच्चों, सही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा ये पता करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो तेज़ी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें टेंशन बढ़ेगा, है ना बच्चों। तो अगर ये बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये भी तो एक्सेलरेट करेगा। तो ये भी अगर एक्सेलरेट करेगा ना, तो अगर मैं बात करूँ फॉर मंकी बी, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूँ ना फॉर मैक्सिमम टेंशन इन, क्या बताओ बच्चों? रोप में मैक्सिमम टेंशन की अब मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले डर कहाँ है? यहाँ ना है टूटने का। अरे बोलना यार, बहुत तेजी से जाएगा तो कहाँ टूटने का डर है? पूंछ को टूटने का डर है, इस रस्सी को टूटने का डर नहीं है। रस्सी बहुत मजबूत है, स्वर्ग लोक से आई हुई रस्सी है ये,
ठीक है, पूरी धरती का भार उठा लेगा ये रस्सी। तो मिला जुला के कंडीशन हमको यहाँ अप्लाई करना होगा। तो अगर हम लोग बी को ड्रॉ करें बच्चों, बी को ड्रॉ करें, बी बेचारे को ड्रॉ करें, बी को ड्रॉ करें, ये बी है, ये बी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर नीचे क्या लग रहा होगा, तो 20 न्यूटन, और इस पे टी मैक्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम टेंशन इस पूंछ में कितना हो सकता है बच्चों, तो 30 न्यूटन। इसका मतलब हुआ इसका ए मैक्स कितना हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए आप इसके लिए इक्वेशन लिखें, ड्राइविंग फोर्स कितना है, तो 30 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स कितना है, तो 20 न्यूटन इज इक्वल टू बेचारे का मास कितना है, तो मास 2 kg था ना, तो 2, और एक्सेलरेशन को आप ए मैक्स लिख दीजिए। तो यहाँ से आप बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो 30 में से 20 गया 10 डिवाइड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो बस पकड़ के खड़ा है, एक्सेलरेट ये ना हो रहा है बच्चों, मतलब फोर्स तो ये लगा रहा है। तो सवाल है कि इस पूरे सिस्टम का बच्चों इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, का मतलब हुआ इस पूरे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ जा रहा है ना। तो एक काम करिए, हम लोग अब बात कर लेते हैं पूरे सिस्टम की, एक साथ बात कर लेते हैं बच्चों। तो पूरा सिस्टम कितने का है बताओ, तो 7 kg का है, और ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तब टेंशन कितना होगा, नीचे क्या लग रहा है 70 लग रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स हो गया टेंशन 70 इज इक्वल टू 7 इंटू कितना 5, तो 7 पर से 35, तो ये टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा 70 प्लस 35 कितना होता है बच्चों, तो 105 होता है, 105 न्यूटन। इज इट क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन कितना होगा, तो 105 न्यूटन होगा, समझ रहे हो, कम से कम 70 न्यूटन, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है भाई, तो अगर एक्सेलरेट नहीं करेगा तो ये कांस्टेंट स्पीड से चले, फिर बिना एक्सेलरेशन के चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में टेंशन धागे में 70 न्यूटन होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किस एक्सेलरेशन चलेगा, तो बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे ज़्यादा से चला ना वो, तो फिर इसका पूंछ टूट जाएगा। सही है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लगा चढ़ने, तो बच्चों ये जो मंकी है, मतलब बी जो है, बी अगर मान लो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो गया, तो इसको नेट फोर्स कितना चाहिए, 12 न्यूटन, 12 न्यूटन चाहिए। तो नीचे लग रहा है कितना 20, तो ऊपर लगना चाहिए 32। अब ना 32 में से 20 घटेगा तो 12 आएगा, और 32 न्यूटन का टेंशन इसकी पूंछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, चलिए, तो पूंछ पर तो खैर 13 न्यूटन का ही मैक्सिमम टेंशन लग सकता है, धागे पे जो मैक्सिमम टेंशन लगेगा वो 105 न्यूटन का होगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, एक लेक्चर और होगा इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।